नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर एट यूनिटी पावर फैक्टर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सिंक्रोनस मोटर एट लैगिंग पावर फैक्टर का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। आई होप आपको तो इतना समझ में आ गया होगा कि फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के स्टेप्स क्या हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में भी मेरे साथ ही फेजर डायग्राम ड्रॉ करें। यहाँ भी फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैंने दो कंडीशंस लिया है। पहला कंडीशन लिया है जिसमें मैं आई ए आर ए ड्रॉप को पहले कंसिडर करूंगा और आई ए एक्सेस को बाद में, जो कि फिगर ए में रिप्रेजेंट होगा, और फिगर बी में जो रिप्रेजेंट होगा उसमें मैं आई ए एक्सेस के ड्रॉप को पहले लूंगा और बाकी जो आई ए आर ए का ड्रॉप है उसको मैं बाद में कंसिडर करूंगा। बच्चों, ऑलरेडी हम पिछले ही वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं डिटेल में, या फिर हमने जब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था तो वहां भी हमने काफी डिटेल में मैथमेटिकल इक्वेशन मेंशन कर दिया है। तो आइए उसी मैथमेटिकल इक्वेशन को यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि सिंक्रोनस मोटर के केस में हमेशा याद रखिएगा टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू यानी जो आप सप्लाई देते हैं वो बड़ी होती है, इसीलिए उसमें से आप माइनस करते हैं, तो दैट इज आई ए आर ए माइनस का जे आई ए एक्सेस। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज क्या है बच्चों, कि जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो नोमेनक्लेचर करते समय इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे, चाहे वो लैगिंग पावर फैक्टर हो, चाहे वो लीडिंग पावर फैक्टर हो, या फिर वो यूनिटी पावर फैक्टर हो। तो चलिए सबसे पहले मैं रेफरेंस वैल्यू ले लेता हूँ, ओरिजिन से स्टार्ट करता हूँ, दैट इज ओ, और रेफरेंस वोल्टेज मैंने ले लिया, दैट इज वी। तो ये मेरा रेफरेंस वैल्यू हो गया, दैट इज वी। अब इस V में से मैं अपने करंट को लैग कराऊंगा, अगर लैगिंग होगा तो लीड कराऊंगा, लीडिंग होगा तो, और अगर यूनिटी पावर फैक्टर होगा बच्चों तो क्या होगा आप ऑलरेडी जानते हैं। यूनिटी पावर फैक्टर में वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में चलते हैं, यानी दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों उसकी वैल्यू होती है जीरो, और इसीलिए यूनिटी पावर फैक्टर में जो फाई का एंगल वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वन। दैट इज कॉल्ड यूनिटी पावर फैक्टर। अब यहाँ V में से मैं आई आर ए ड्रॉप को माइनस कर रहा हूँ। तो आई आर ए ड्रॉप रेसिस्टिव लोड रेसिस्टिव एलिमेंट का ड्रॉप है, जो कि वोल्टेज है तो वोल्टेज के एक्सिस में एक्सिस के साथ कनेक्टेड है, लेकिन चूंकि ये करंट के फेज में होता है तो करंट के फेज में चलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोटर और जनरेटर में अंतर यही है, मोटर में यहाँ जनरेटर में यहाँ पे प्लस था और मोटर में यहाँ पे माइनस है, तो आई आर ए यहाँ नेगेटिव होगा, इसीलिए इस V में से आई आर ए ड्रॉप को मैं माइनस कर रहा हूँ। पहले मैं कौन सा ड्रॉप ले रहा हूँ, आई आर ए ड्रॉप को फर्स्ट में कंसिडर कर रहा हूँ। तो लेट ये मेरा जो ड्रॉप है दैट इज आई ए आर ए ड्रॉप, यानी आई आर ए ड्रॉप मैंने माइनस कर लिया। अब मैं यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ बच्चों, इस पॉइंट को मैं चाहूँ तो नोमेनक्लेचर देता हूँ। चलिए मैंने एल दे दिया जैसा किसी एक स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों दूसरे ड्रॉप की, दैट इज कॉल्ड आई ए एक्सेस। तो आई ए एक्सेस का जो ड्रॉप होगा वो इसी जहां से मैंने एल पॉइंट पे छोड़ा है माइनस करके आई आर ए ड्रॉप को वहीं से शुरुआत होगा, लेकिन ये प्योर इंडक्टिव एलिमेंट का ड्रॉप है तो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करना चाहिए। ऐसे अगर आई ए एक्सेस की बात होती तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता, लेकिन ये माइनस एक्स आई ए एक्सेस है बच्चों, तो इसका वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और इसीलिए ये जो वैल्यू है दैट इज माइनस आई ए एक्सेस। ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट यही है वेक्टर का डायरेक्शन और उसी हिसाब से इसके फेजर डायग्राम का अरेंजमेंट। अब जब मैंने V में से आई आर ए को माइनस कर दिया, आई एक्सेस को माइनस कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड E, और यही ई एफ है यानी एक्साइटेशन वोल्टेज है, यानी मैंने इसको फील्ड एक्साइटेशन वोल्टेज, आर्मेचर वोल्टेज, सबके लिए मैंने एक ही नाम रखा है ताकि बच्चे बार बार अलग अलग बुक का रेफरेंस देख के कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये लिखूं, ई एफ लिखूं या ई लिखूं, अलग अलग रेफरेंस में आप देखेंगे तो यही मिलेगा आपको। अब जो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल था फाई, उसकी वैल्यू तो जीरो थी, लेकिन V और E के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड लोड एंगल और टॉर्क एंगल इन द केस ऑफ मोटर। तो एक सिंपल सा फेजर डायग्राम है, आप चाहे तो इसको भी नोमेनक्लेचर दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया M। अब आइए इसी सेम वेवफॉर्म को आप साथ में बनाएंगे जब मैं आई एक्सिस के ड्रॉप को पहले कंसिडर करूंगा। तो यहाँ मैंने V मान लिया रेफरेंस में, दैट इज माई V। ये V की वैल्यू मैंने रेफरेंस में ले लिया। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस V से आई एक्सेस ड्रॉप को मैं पहले ले रहा हूं तो सेम ऐसे नेगेटिव की तरफ आएगा,
तो दैट इज माइनस का आई ए एक्सेस, सेम प्रोसेस है बच्चों। और फिर आई ए आर ए ड्रॉप को वैसे ही ड्रॉ करूंगा, तो आई ए आर ए ड्रॉप को मैंने यहाँ ले लिया, दैट इज माइनस का आई ए आर ए। इसका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों वो क्या कहलाएगा, दैट इज आई ए जेड एस। आइए इसका नोमेनक्लेचर भी कर देते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचूंगा तो जब मैं इसको ओ से मिलाऊंगा, ओ से मिलाने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड ई ए, और इसी को मैंने ई एफ या ई बोला है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने इस फेजर डायग्राम को कंप्लीट कर लिया, जहां पे वी और ई ए के बीच में जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड डेल। क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर है तो स्वाभाविक है फाई की वैल्यू 0 होगी। तो आई आर ए ड्रॉप को मैंने फर्स्ट यहाँ कंसिडर किया है, और कंडीशन कौन सा है बच्चों, तो यूनिटी पावर फैक्टर का कंडीशन है। अब आइए इसी मैथमेटिकल इक्वेशंस यानी फेजर डायग्राम से मैथमेटिकल इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं और एनालाइज कर लेते हैं कि ये की वैल्यू कितनी होगी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम एज्यूम कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में हम ओ एम या नोमेनक्लेचर मैंने इसको एम मान लिया है। मैंने एक स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस लिया, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, मैंने इसको एल मान लिया। तो आइए मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल के एनालिसिस को देखता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल का स्क्वायर प्लस एल एम का स्क्वायर। यानी इन ट्रायंगल एल ओ एम, चाहे मैं राइट एंगल लिखूं तो ओ एल एम मीन्स जो ट्रायंगल है ओ एल एम में राइट एंगल है कौन सा एल, और इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा, फिगर बी को मैं लेके चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा दैट इज ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन्स ओ एल का स्क्वायर प्लस का मैं परपेंडिकुलर लेके चल रहा हूँ दैट इज एल एम का स्क्वायर। अब आई होप आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि मैं ओ एम को क्या लिखूंगा, दैट इज ई या ई एफ या ई ई। मैंने ई ए का स्क्वायर लिख दिया। ओ एल को क्या लिखूंगा बच्चों, तो ओ एल अभी तक नोन नहीं है, लेकिन ये नोन है वी। वी में से आई ए आर ए ड्रॉप को मैं यहाँ माइनस कर दूंगा। देखिए ये आई ए आर ए, ये दो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में ये दो पैरेलल लाइन, तो जितनी होगी ये वैल्यू उतनी होगी ये वैल्यू, तो ये भी क्या होगा फाइनली, दैट इज आई ए आर ए मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा इस वी में से इस आई ए आर ए ड्रॉप को, तो मुझे ओ एल मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दैट ओ एल इज इक्वल टू कंप्लीट वैल्यू यानी वी माइनस का आई ए आर ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों एल एम की बात कर लेते हैं। ये वैल्यू नोन नहीं है, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल हैं, तो जो वैल्यू ये होगी वही वैल्यू ये होगी, यानी एल एम इक्वल टू आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। मैं यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो दैट इज आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं ई या ई एफ की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ भी माइनस का आई ए आर ए का होल स्क्वायर प्लस का आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर। आई होप अगर आपको याद होगा तो सिंक्रोनस जनरेटर में भी सेम इक्वेशन था, बस यहाँ पे बच्चों क्या था, बी प्लस आई ए आर ए, और यहाँ पे तो आई ए एक्सेस ही था। क्योंकि याद होगा इस इक्वेशन को भी चाहें तो हम अगर वही नहीं रीड्रॉ करना चाहते, इतना मेहनत नहीं करना चाहते, तो अगर आपने लैगिंग का ईएमएफ इक्वेशन निकाल दिया, ये इक्वेशन डेवलप कर लिया है, तो आप इस इक्वेशन को डेवलप कर सकते हैं। वहां बस cos फाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, उस cos फाई की वैल्यू 1 पुट करनी है और sin फाई की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो आपको याद होगा पिछला इक्वेशन था v cos फाई, तो cos फाई की वैल्यू 1 हो गई, v cos फाई माइनस आई आर ए, और यहाँ था v sin फाई, sin की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 इंटू v 0 हो जाएगा, इसीलिए वो पार्ट हट गया। तो आप डायरेक्ट भी चाहे तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपने मेरे साथ ही इस फिगर डायग्राम को ड्रॉ कर लिया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।